अगला टॉपिक है त्रिविम जालक या स्थल जालक। त्रिविम जालक या स्थल जालक किसे कहते हैं हम? त्रिविम जालक। त्रिविम का अर्थ है तीन, यानी तीन क्रिस्टलों को मिलाकर, किसी क्रिस्टल को मिलाकर, यानी वो हमारे तीन क्रिस्टल हैं, तीनों को मिलाकर जो एक नई संरचना प्राप्त की गई उसे हम त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक कहेंगे। अब देखिए डेफिनेशन मैंने किस तरह से लिखाई है वो हम क्या बताएंगे। किसी क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों की त्रिविम में नियमित व्यवस्था त्रिविम जालक कहलाती है। किसी क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों की त्रिविम में नियमित व्यवस्था त्रिविम जालक कहलाती है। जैसे कि नियमित व्यवस्था देखो 1 2 3 तीनों की क्रमबद्ध व्यवस्था हमारी त्रिविम जालक कहलाती है। दूसरा है इकाई सेल या मात्रक कोशिका। बेटा किसे कहते हैं हम? इकाई सेल या मात्रक कोशिका। इसे तो आपने देखा ही होगा, मैथमेटिक्स वाले बच्चों ने पढ़ा भी होगा। इसे बोलते हैं जीव यानी घन कहते हैं। ठीक है, तो इकाई सेल या मात्रक कोशिका की डेफिनेशन परिभाषा इसकी क्या हो जाएगी? किसी क्रिस्टलीय जालक में उपस्थित त्रयामी बिंदुओं का वह समूह जिसमें जालक के संपूर्ण कोण बराबर होते हैं उसे मात्रक कोशिका कहते हैं। फिर समझिए, किसी क्रिस्टलीय जालक में उपस्थित, किसी क्रिस्टलीय जालक में उपस्थित त्रयामी बिंदुओं का वह समूह जिसमें क्रिस्टल के संपूर्ण कोण आपस में बराबर होते हैं उन्हें हम त्रिविम जालक या मात्रक कोशिका कहते हैं। जैसे देखिए इसके तीनों कोण आपस में बराबर हैं, अल्फा, बीटा और गामा। इसी तरीके से किसी तीसरे पर देख लीजिए, इस पर देख लीजिए, आप इस पर देख लीजिए, तीनों कोणों की जो पोजीशन है बराबर होनी चाहिए। तो जैसे दिशा होगी A = B = C और कोण हो जाएगा हमारा अल्फा = बीटा = गामा। इन तीनों कोणों की मान जो होगा हमारा 90 डिग्री का होगा। ठीक है, इसे हम कह देंगे इकाई सेल या मात्रक कोशिका। हमारा इस तरह से का फिगर हो गया इकाई सेल या मात्रक कोशिका। लेकिन इस पे क्वेश्चन होता है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं इकाई सेल या मात्रक कोशिका में कोणों की संख्या, फलक तथा केंद्र बताइए। बेटा कोने क्या होते हैं? देखिए इसमें ये कोणों को व्यक्त करता है, तो ये इसके कोणों की संख्या है। ठीक है, कोने इसमें होते हैं 8। कितने होते हैं? यानी कोने होते हैं 8 और फलक कितने होते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 6। और केंद्र बेटा कितना होता है? तो हम केंद्र बताएंगे इसका 1 होता है। ठीक है, इस तरीके से कोणों की संख्या 8, फलक 6 और उसका केंद्र 1 होता है। ठीक है, देखिए अब उसके आगे है हमारी एकक कोशिका में केंद्रित सेलों की संरचना है। एकक कोशिका में केंद्रित सेलों की संरचनाएं। बेटा एकक कोशिका किसे कहते हैं? अभी इससे पीछे मैंने आपको परिभाषा उसकी बताई थी। एकक कोशिका में केंद्रित सेलों की संरचनाएं। अब देखिए केंद्रित सेलों की संरचनाएं, इसमें संरचनाएं 7 प्रकार की होती हैं। पहला होता है हमारा घनीय। क्या होता है? घनीय। घन में बेटा उसकी ये संरचना होती है घन की, और जो संरचना होती है इसकी परिभाषा हो जाएगी इस प्रकार की एकक कोशिका में तीनों अच्छी दूरियां बराबर होती हैं तथा तीनों अच्छी दूरियों के बीच कोण 90 डिग्री का होता है। इसमें हमें परिभाषा रटने की जरूरत ही नहीं है, इसमें केवल हमें ये स्टेप समझना है। ठीक है, फिर समझिए एक बार। इस प्रकार की एकक कोशिका में तीनों अच्छी दूरियां बराबर होती हैं, जैसे A, B और C, ये तीनों अच्छी दूरियां हैं, बराबर होती हैं और इनके बीच में जो कोण है वो भी 90 डिग्री का होता है, अल्फा, बीटा, गामा। एग्जांपल बेटा इसका क्या होगा? NaCl हो गया सोडियम क्लोराइड, KCl हो गया पोटेशियम क्लोराइड, कॉपर Cu हो गया, Ag यानी सिल्वर हो गया। ठीक है, दूसरा है हमारा चतुष्कोणीय या द्विसमलंबांश जिसे बोलते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? इस प्रकार की एकक कोशिका में 2 अच्छी दूरियां बराबर एवं तीसरी अच्छी दूरी अलग होती है, या हम ऐसे कह देंगे इस प्रकार की एकक कोशिका में 2 अच्छी दूरियां समान तथा तीसरी अच्छी दूरी असमान होती है। 2 अच्छी दूरियों के बीच कोण भी बराबर होते हैं, समान होते हैं तथा तीसरा कोण भी भिन्न होता है एवं इसमें तीनों कोणों का मान 90 डिग्री का होता है। बेटा एग्जांपल होंगे जैसे TiO2 यानी टाइटेनियम ऑक्साइड, SnO2 यानी कि हो गया इसमें स्टेनलेस ऑक्साइड, CaSO4 यानी कांस्य ऑक्साइड। ठीक है, हमारा तीसरा है विषम लंबांश या समचतुर्भुज। अब देखिए विषम लंबांश या समचतुर्भुज, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? इस प्रकार की एकक कोशिका में तीनों अच्छी दूरियां असमान तथा इन तीनों अच्छी दूरियों के बीच कोण 90 डिग्री का होता है। जैसे तीनों अच्छी दूरियां असमान हैं लेकिन जो कोण होता है वो तीनों का एक सा होता है, समान होता है और 90 डिग्री का होता है। एग्जांपल हो जाएगा जैसे A2SO4 हो गया, BaSO4 हो गया। ठीक है, ये सी उदाहरण। बेटा चौथा है हमारा एकंताक्ष। एकंताक्ष
इसे मोनोक्लिनिक भी कहते हैं, ठीक है। और जो हमारा समचतुर्भुज होता है इसे हम टेट्रागोनल भी कहते हैं। तो देखिए इसमें जो एकंताक्ष है, एकंताक्ष की परिभाषा क्या हो जाएगी, इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में तीनों अच्छी दूरियां भिन्न भिन्न होती हैं तथा इसमें दो अच्छे कोण 90 डिग्री के एवं बीटा 90 डिग्री से भिन्न होता है। एग्जांपल होगा जैसे Na2SO4 10H2 सोडियम सल्फेट, ठीक है। पांचवा है हमारा षटकोणीय। बेटा षटकोणीय हेक्सागोनल संरचना नहीं है, हार्ड संरचना है, कठिन है, थोड़ी अलग है सबसे। षटकोणीय इसमें क्या होगा, इसमें है इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में तीनों अच्छी दूरियों में दो अच्छी दूरियां बराबर एवं तीसरी भिन्न होती है तथा दो अच्छे कोण 90 डिग्री के एवं तीसरा 120 डिग्री का होता है, या हम ऐसे कहते हैं गामा 120 डिग्री का होता है। बेटा एग्जांपल हमें जैसे ZnO जिंक ऑक्साइड, CdS यानी कि कैडमियम सल्फाइड और PbI2 से हम लेड आयोडाइड, ठीक है। हमारा छठवां है त्रिकोणीय या त्रिसमानताक्ष। त्रिकोणीय त्रिसमानताक्ष, इसका बेटा फिगर इस तरह का है और इसमें A = B = C और अल्फा = बीटा = गामा नॉट 90। इसमें हम क्या करेंगे, इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में तीनों अच्छी दूरियां समान तथा तीनों अच्छी दूरियों के बीच कोण 90 डिग्री का नहीं होता। कोण तो समान होता है लेकिन 90 डिग्री का नहीं होता है। एग्जांपल होगा जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट। बेटा सोडियम नाइट्रेट को हम क्वार्टर्ज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वार्टर्ज, ठीक है। इसका एक एग्जांपल हो जाएगा सिनेवार यानी HES, इसे हम बोल देते हैं सिनेवार, ठीक है। ये इसके एग्जांपल्स हैं। तो इसमें देखिए 6 योग है, 7वां प्रकार एक अगला है स्टेप त्रिकोणीय या त्रिसमानताक्ष। बेटा उसके बाद अगला है आपका तृणताक्ष, 7वां प्रकार है, क्योंकि एकक कोष्ठिका में केंद्रक सेलों की संरचना 7 प्रकार की थी, इसमें 7वां है तृणताक्ष। तृणताक्ष इसकी परिभाषा क्या रहेगी, इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में तीनों अच्छी दूरियां भिन्न भिन्न तथा तीनों अच्छी दूरियों के बीच कोण भी जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है और इसमें कोई भी कोण, एक भी कोण हमारा 90 डिग्री का नहीं होता, ठीक है। इस तरीके से एक भी कोण इसमें हमारा 90 डिग्री का नहीं होता। अब देखिए इसके एग्जांपल क्या है, जैसे K2Cr2 पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, CuSO4 × 5H2 कॉपर सल्फेट हो गया, इसे हम नीला तोता भी कहते हैं। तो ये तृणताक्ष के उदाहरण हो गए। इस प्रकार से हमारे 7 प्रकार यानी 7 टाइप्स ऑफ एकक कोष्ठिका सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल स्ट्रक्चर, यानी 7 प्रकार की संरचनाओं की जो संरचनाएं थी वो इस प्रकार से। सभी बच्चों को नमस्कार। आज मैं आपको उसी चैप्टर में घनीय इकाई सेल में निकटतम दूरी D एवं त्रिज्या R एवं A में संबंध, ठीक है, ये डेरिवेशन आपको कराएंगे। लेकिन इससे पहले मैं कुछ समझा बेटा, एक घनीय इकाई सेल में निकटतम दूरी D। अब देखिए जो निकटतम दूरी D, त्रिज्या R और A में संबंध है, इसमें घनीय इकाई सेल 3 प्रकार का होता है। पहला होता है सरल घनीय इकाई सेल, दूसरा होता है हमारा काय केंद्रित घनीय इकाई सेल, कौन सा होता है, काय केंद्रित घनीय इकाई सेल, तीसरा होता है फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल, इसे हम बोलते हैं अंतः केंद्रित घनीय इकाई सेल भी कहते हैं। बेटा शॉर्ट में लिखना, सरल घनीय इकाई सेल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें शॉर्ट में क्या देते हैं हम SCC। दूसरा होता है हमारा काय केंद्रित घनीय इकाई सेल, जिसे हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे हम बोलते हैं BCC। बेटा तीसरा है जो हमारा, उसमें है काय फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल, जिसे हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं, शॉर्ट में बोल देते हैं FCC। देखिए इसमें मैं आपको इसी के साथ साथ में जो इसके द्वारा घेरा हुआ आयतन है ये भी हम आपको बताते हैं चलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है सरल घनीय इकाई सेल यानी SCC। बेटा सरल घनीय इकाई सेल के अंदर ये इसका फिगर हो गया सरल घनीय इकाई सेल का। इसमें कोणों की संख्या मैंने बताई थी कितनी होती है, सरल घनीय इकाई सेल में कोणों की संख्या होती है 8, फलक होते हैं 6 और केंद्र होता है 1, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन ये कभी भी केंद्र को व्यक्त नहीं करता, ठीक। अब देखिए जो सरल घनीय इकाई सेल है, इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो सरल घनीय इकाई सेल किस प्रकार की दूरी को व्यक्त करता है। बेटा इसमें बताएंगे सरल घनीय इकाई सेल में कोनों पर स्थित परमाणु एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। सरल घनीय इकाई सेल में किनारों पर स्थित परमाणु जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो जब स्पर्श करते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे A = 2R = D, ठीक है। यानी यहाँ हम ऐसे कर देंगे कि AB = 2R = D, ठीक है, क्योंकि ये तो हमारा स्पष्ट है, ठीक है, ये तो हमें ज्ञात है इतना, ये हमें क्या है, ज्ञात है। और जब ये ज्ञात है तो हम यहाँ कर लेंगे AB = 2R = D। अब बेटा यहाँ पे जो 2R = है D के, तो अगर मैंने आपसे पूछा R = क्या हो जाएगा, आप बताएंगे D/2।
यानी हम यहाँ पे स्पष्ट कर देंगे कि जो त्रिज्या होती है वो समीपस्थ दूरी की कितनी होती है, त्रिज्या जो होती है वो समीपस्थ दूरी की दोगुनी होती है, ठीक है, यानी दोगुनी होती है। तो यहाँ से हमारा ये निकल के आ रहा है कि r इक्वल टू t/2, या फिर ऐसे हम कर देंगे तो r इक्वल टू हो जाएगा हमारा a/2, ठीक है, वो भी हमारा यहीं से स्पष्ट हो जाएगा कि r इक्वल टू a/2, ठीक। अब देखिए इसके बीच में मैं आपको इससे ही यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ कि इसके जो घेरा हुआ आयतन है इसके द्वारा उसे हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं, ठीक है, या उसकी संतुलन क्षमता ऐसे बता देंगे हम उसकी संतुलन क्षमता क्या होती है, ठीक है। तो बेटा जब हमारा यहाँ पर निकल गया r इक्वल टू a/2 तो हम ऐसे भी कर देंगे कि a इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2r, क्या हो जाएगा a इक्वल टू 2r, ठीक है। तो जब अब देखिए घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन इक्वल टू हो गया a क्यूब, तो बेटा जब इसका क्यूब करेंगे तो 2r पूरे का क्यूब हो गया, ठीक है, यानी हमारा ये हो गया 8r, ठीक। बेटा अब देखिए जो हमारे ये परमाणु होते हैं वो सिर्फ गोलों के रूप में घेरे रखते हैं, जब गोले के रूप में से घेर के रखते हैं तो क्रिस्टल में उपस्थित एक गोले का आयतन, ठीक है, जो हमारा ये क्रिस्टल है तो हम लिखेंगे SCC में उपस्थित गोले का आयतन। अब गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, इसका आयतन होता है, ठीक है, 4/3 पाई r क्यूब इसका आयतन हो गया। लेकिन संकुलन क्षमता में क्या करनी है, तो देखिए संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता, इससे पहले संकुलन क्षमता में पता भी होनी चाहिए कि हम किसे कहते हैं संकुलन क्षमता, क्योंकि इसमें हम यहाँ पे निकाल लें संकुलन क्षमता क्या होती है, लेकिन इसकी पहले परिभाषा भी पता होनी चाहिए। तो किसी भी क्रिस्टल जालक में उपस्थित कण क्रिस्टल के जितने भाग को ठोस द्वारा घेरे रहते हैं उसे हम उसकी संकुलन क्षमता कहते हैं। या हम ऐसे स्पष्ट कर देंगे कि संकुलन क्षमता वो होती है जो इस ठोस को जितना घेरे भाग होता है वो उसकी संकुलन क्षमता कहलाती है। पूरी तरह से जो ठोस हो, इसका जो श्योर भाग हो ठोस हो, उसे हम उसकी संकुलन क्षमता कहते हैं। संकुलन क्षमता को ज्ञात कैसे करते हैं, तो उसमें परमाणु की संख्या और एकक सेल के गोलों का आयतन बटे सेल का कुल आयतन, ठीक, इस तरह से इसका फॉर्मूला होता है। कभी मैं आगे यहाँ पे आपको लगाऊंगा तो संकुलन क्षमता बराबर हम यहाँ पे लिखेंगे परमाणु में या परमाणु की संख्या इनटू, ठीक है, परमाणु की संख्या किसमें, यानी कि सरल घनी इकाई सेल में परमाणु की संख्या, पूरा नहीं लिखा मैंने इतना छोड़ दिया है कि परमाणु की संख्या सरल घनी इकाई सेल में परमाणु की संख्या इनटू गोले का आयतन, गोले का आयतन बट्टे पूरे का हम लगाएंगे। अब देखिए इसमें गोले का आयतन तो ये हो गया, ठीक है, अब हम लिखेंगे इसमें घन का आयतन, क्या करेंगे, घन का आयतन, ठीक है। अब देखिए परमाणु संख्या कितनी है, परमाणु हमारा SCC में एक परमाणु होता है, किसी ने आपको दिखाया एक होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, अपन घन का आयतन है 8 r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आप देखिए कैसे करेंगे, 4/3 पाई बट्टे 8, इसके बट्टे हम एक मानेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो 4 इंटू पाई का मान लगा दिया यहाँ पे, तो 22/7 आपने ये लगा दिया, अपन 8 इंटू 3, इसी से काटो 2 बार, इसी से काटो ये हो गया 11, ठीक है। तो 11/7/3 बेटा ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, जब यहाँ पर जाएगा तो ये कितना होगा, इस तरीके से जब 22/7 हमने लगाया तो ये ऊपर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारा ये 33 और यहाँ से, ठीक है, हमारा हो गया 33/7, इसी से काट दीजिए, तो 7 × 28 7 × 35, एक मिनट इसमें आया, यानी 4 × 22/7 इंटू इस तरीके से, यानी 4 से हमारा ये 8 कट गए 2 बार, बेटा अब हमने 2 से 22 काट दिया, 11 बार कट गया, हमारा हो गया 11/7 × 3, ठीक है, यानी इक्वल टू 11/23, इसका इसमें भाग देंगे 11, लेकिन हमें सिर्फ प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी है, तो हम आगे हमें लिखेंगे प्रतिशतता, ऐसे लिखिए प्रतिशतता इज इक्वल टू 0.523 इंटू 100, क्यों परसेंटेज में 100 करते हैं, तो ये हो गया 52.3%, ठीक है। ये हमारा किसका निकल गया, ये हमारा निकला सरल घनी इकाई सेल का। तो देखिए सरल घनी इकाई सेल में अगर समीपस्थ दूरी यानी r, d एवं a के भी संबंध ज्ञात करते हैं तो हमारा r = d/2 हो गया। लेकिन अगर हम इसमें क्या करते हैं कि इसका घेरा हुआ आयतन क्या करते हैं, ठीक है, यानी कि घेरा हुआ आयतन इस तरीके से, ठीक है, फिर से समझ लीजिए
फिर हम इसे सरल घनी इकाई सेल, ये हमारा सरल घनी इकाई सेल बन गया, ठीक है। एससीसी के लिए, एससीसी में यानी कि यहाँ से जो दोनों किनारे हैं वो एक दूसरे को जोड़ते हैं ए से, तो ए इक्वल टू होता है 2r इक्वल टू डी, ए इक्वल टू 2r इक्वल टू डी, तो r2r इक्वल टू डी हो गया, यानी r इक्वल टू डी बाई 2, तो हम इस तरह से कर देंगे तो हमारा r इक्वल टू डी बाई 2 भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर घिरा हुआ आयतन क्या करते हैं, देखिए a इक्वल टू 2r, यानी एक से ये वाला लिया हमने, घन का आयतन क्या होता है, एक ही होता है, तो हम बेटा a का मान 2r है तो 2r का क्यूब कर देंगे, तो 8r क्यूब हो गया। अब एससीसी में उपस्थित गोलिक आयतन, यानी कि गोलिक आयतन होता क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, क्योंकि जो एससीसी ठोस है उसमें हमने केवल एक गोलिक के आयतन की बात करते हैं, क्योंकि इकाई ही लेते हैं, इकाई की बात करेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब हो गया, ठीक है। अब जब यहाँ पर आ गए तो संकुलन क्षमता ज्ञात करनी, संकुलन क्षमता किसे कहते हैं, किसी भी क्रिस्टलीय ठोस के यानी ठोसों द्वारा घेरा हुआ कुल आयतन उसकी संकुलन क्षमता कहलाता है। तो इसके सूत्र होता है परमाणु संख्या इंटू गोलिक आयतन बटे घन का आयतन, ठीक है। परमाणु संख्या एससीसी के लिए कितनी होती है, मैंने पीछे बताई थी, जो जेड का मान होता है वो 1 होता है, 1 हो गया। गोलिक आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, घन का आयतन होता है 8r क्यूब होता है, r क्यूब से r क्यूब हमारा कैंसिल हो गया। इस तरह से हम पूरा यहाँ से करके लिखे, कैलकुलेशन हो गई हमारा, बेटा ये निकल गया 0.523, ठीक है, यानी प्रतिशतता इक्वल टू कितनी आ गई हमारी, आ गई 52.3%। अब देखिए इसके बाद अगला जो हमारा है वो हमारा आएगा काय केंद्रित घनी इकाई सेल, कौन सा आएगा, काय केंद्रित घनी इकाई सेल।